तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ट्राइंगल चैप्टर है। इसमें कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर एडी फ्रॉम ए ऑन बीसी मीट्स बीसी एट डी। अब जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं ऑफ कोर्स। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है बेटा। तो मैं डायग्राम इस साइड बनाऊंगा क्योंकि इट विल कीप द एरिया क्लीन फॉर मी टू राइट हियर। इन ट्राइंगल ए बी सी कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल मत बनाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक स्केलियन ट्राइंगल को बनाइए हमेशा। आई होप यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है। एडी है जो कि ए से बीसी पे आता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है एडी जो कि ड्रॉप किया गया है ए से बीसी पर, बीसी को डी पे मिलता है। सारी बातें वही हैं। अगर बीडी की लेंथ 8 है और डीसी की लेंथ 2 तो और एडी की लेंथ 4 है, तो हमें पता करना है कि एबीसी आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या कैसा है। देखिए ये क्वेश्चन जितने भी मैंने इस सीरीज में क्वेश्चन लिए हैं मैक्सिमम बिना डायग्राम वाले लिए हैं। मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन बिना डायग्राम के ही हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि डायग्राम बनाने की भी आदत पड़ जाएगी, जो हमें नहीं होती है। ध्यान से सुनिए। अब इस सिचुएशन में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो पता होने चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लग सकता, उसके लिए पैरेलल लाइन चाहिए, कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, फेल है। या फिर सिमिलैरिटी शायद लग सकता है क्योंकि 2-3 राइट एंगल ट्राइंगल, 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, में भी शायद लग जाए। या फिर पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के केस में लगता है। तो उसी के आसपास से किसी की चीज से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि इसमें और कुछ तो दिया नहीं और आपसे काफी चीजें पूछी जा रही है, जैसे एबीसी की लेंथ में से किसी एक साइड की लेंथ पूछी जा रही है, तभी आप एबीसी को आइसोसेलेस या इक्विलेटरल को ये प्रूव कर पाओगे। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास एडीबी और एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास एडीसी। सही बात है, यही 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं जो इसमें है। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? ये तभी सिमिलर हो सकते हैं जब इनके कोरस्पॉन्डिंगली कोई 2 एंगल या फिर साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएं, या 2 साइड्स के रेशियो इक्वल हो और एक इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए। देखिए अगर मैं इसको x मान लेता हूं, लेट सपोज 30 डिग्री मान लेते हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। पर हम इसके बारे में ये एंगल और ये एंगल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एंगल तो पता ही नहीं है कितना टोटल, और ये एंगल इक्वल नहीं है। तो एंगल का इक्वल होने के चांस तो बिल्कुल खत्म है, साइड्स के रेशियो होने के चांस भी बिल्कुल खत्म है। साफ दिखता है कि पाइथागोरस थ्योरम ही होल्ड करेगा। मैंने क्यों इस तरीके से पढ़ाया? मैं चाहता तो डायरेक्टली बोल सकता था पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि मैं आपको सोचने के प्रोसेस में लाना चाहता हूँ, उस जर्नी को कवर करना चाहता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लग सकता क्योंकि पैरेलल लाइन से दिखती, बनाई जा सकती है लेकिन व्यर्थ है। दूसरी चीजें थी, सिमिलैरिटी देखी जाती है, नहीं लग रही है तो पाइथागोरस देखा जाएगा। देखिए इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको क्वेश्चंस को, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का तरीका पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो हमको पता है ए बी स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहां से एडी की वैल्यू कितनी देकर रखी है 4 और बीडी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा बेटा 4 स्क्वायर 16 और 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 80। सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 80 है। अभी ठीक है रूट 80 हो सकती है, वो सब हम कर लेंगे। चलिए लिख देता हूं कि ए बी की वैल्यू रूट ऑफ 80 होगी और 80 क्या होता है 4, 16 5 जा तो 4 रूट 5। ठीक है कर ली, अभी कर ली। AC भी निकाली जा सकती है इसी तरीके से। तो AC स्क्वायर क्या होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर और CD की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ओवर 20 जो कि हो जाएगी 4 इंटू 5 तो 2 रूट 5। तो क्या आ गया बेटा, एक तो AB की लेंथ पता लग गई है, कितनी है AB की लेंथ, AB की लेंथ है 4 रूट 5 और एक पता लग गई AC की लेंथ कितनी है 2 रूट 5।
सुनिए बस बस अब सुनिए सुनिए अब आप बात ध्यान से। ये 4√5 है, ये 2√5 और ये 10 है। तो कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नहीं है। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। क्या ये एक AC इज इक्वल टू 2AB हो जाए? ठीक है, AC इज इक्वल टू 2AB है क्या? आई गेस है, ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि AC की वैल्यू इधर मैंने देखा नहीं, क्योंकि जब आइसोसेलेस नहीं है तो इक्विलैटरल चेक तो थोड़ी कोई करेगा। राइट एंगल देखने के लिए अभी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, वो मैं लास्ट में ट्राई करता, क्योंकि उसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स ट्राई करना पड़ता। सही बात है, AC इज इक्वल टू 2AB है, क्योंकि अगर आप AC लिखें तो वो है 4√5, और अगर आप AB को देखें तो वो है 2√5, यानी अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो यही तो पहुंच जाऊंगा। तो सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर आ गया। अप्रोच को समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी था पर डायग्राम नहीं था, और देख पढ़ने में लग रहा था अरे ये कैसे होगा, और मुझे वो तरीके समझाना है, तो मैं तरीके के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है जिसमें पॉइंट D है वो साइड AB पर है, और पॉइंट E जो है वो साइड AC पर है। इस तरीके से है कि BCED एक ट्रेपेजियम बन जाता है। इसके बाद उसने कुछ साइड्स के बारे में बात करी है, और आपसे एक साइड्स के ही रेशियो के, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के रेशियो के बारे में बात कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल बोलिए, ट्रेपेजियम बोलिए, अभी तो क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर कुछ आगे बात करेंगे। एक ट्राइंगल ABC में पॉइंट D जो है वो AB साइड पे है। तो एक ट्राइंगल ABC बनाते हैं। तो एक ट्राइंगल, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ट्राइंगल ABC में पॉइंट D जो है वो AB पर है, और पॉइंट E जो है वो AC पर है। तो पॉइंट D जो है वो AB पर है, ठीक है, और पॉइंट E जो है वो AC पर है। पैरेलल मत बनाइएगा, जनरली हम ये बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, हम पैरेलल बना लेते हैं, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि BCED एक ट्रेपेजियम है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल है, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत सही। तो यानी कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो फिर ये और ये पैरेलल होगा। ये क्यों होगा आपको पता लगा? क्योंकि उसने ये बोला है बेटा कि BCED एक ट्रेपेजियम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये जो साइड है पैरेलल होंगी। इसका मतलब DE विल बी पैरेलल टू BC। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन को मैंने लिया है, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि कोशिश करेंगे कि डायग्राम खुद ही बनाएं और खुद ही सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। यही सीखना बेटा आपको, ठीक है। तो ABCD ये पूरा हमने बना लिया। DECB या BCED जो बोलिए वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो ये बेटा ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। अभी मैं ज्यादा कुछ उसको गंदा नहीं करना चाहता, ऐसे अच्छा लग रहा है ना। अगर DE और BC का रेशियो 3:5 है तो बेसिकली DE छोटी और BC बड़ी है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि DE अपॉन BC का जो रेशियो है वो 3/5 है। तो मुझसे पूछा गया है कि इस एरिया का और इस एरिया का रेशियो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए हैं, पर ये क्वेश्चन अलग क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, और इस डायग्राम में आपको बुद्धि लगानी है, इसलिए ये अच्छी क्वेश्चन है। थोड़े से अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है जब दो लाइंस पैरेलल हैं, ये आपको पता लग गया है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और बड़ा बड़ा ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। यही बात हम करते आए हैं। तो यानी कि अगर ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x, और अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y, और ये एंगल जो कॉमन है वो z। तो हम AA ऑक्सियम या AAA से भी कह सकते हैं कि ये जो है ट्रायंगल जो है ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो हम ये बोल सकते, तो एंगल ये क्योंकि DE पैरेलल है BC को, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इसका मतलब एंगल ADE की वैल्यू जो होगी वो एंगल ABC के बराबर होगी, और जो एंगल AED की वैल्यू होगी वो एंगल ACB के बराबर होगी। मैं जैसे लिख रहा हूं मैं सिर्फ वहां पे देख भी रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि साथ ही साथ उसको सही करके लिखूं, ठीक है। तो ऐसा करने से हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि अब हमारा ट्रायंगल ADE जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC से। सही है, यहां तक समझ गए। ट्रायंगल ADE जो था वो सिमिलर हो गया ABC बाय AA ऑक्सियम।
ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब एक बात समझिए, एडीई और एबीसी अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी कि मैं ज्यादा कुछ लिखना नहीं चाहता, मैं इसको छोड़ देता हूं, साइड्स के रेशियो को स्किप कर देता हूं, मैं एरिया ही निकालने को बोल रहा है तो एरिया के बारे में ही सोचता हूं। मुझे पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, ये थ्योरम आपको पता है कि उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके साइड्स के रेशियो के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पे मैं डीई और बीसी लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे गिवन ही डीई और बीसी है, सही है। तो ये हो जाएगा डीई अपॉन बीसी का होल स्क्वायर, उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से डीई अपॉन बीसी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25। बेटा मैं एक आध स्टेप तो खाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस सेव करना और टाइम भी, तो 9/25 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो आ गया 9/25। तो हम अज्यूम कर सकते हैं लेट एडीई, इसको मैं जल्दी करना आपको सिखा रहा हूं, सीखिए यहां से कि एडीई का एरिया मान लेते हैं कि 9a है। मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, आप के भी ले सकते थे, 9k है स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहां पे रेशियो लिखा है तो रेशियो में तो कोई भी वैल्यू आ सकती थी, तो मैंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंगली 9k स्क्वायर यूनिट्स होगी। ठीक है, तो एरिया एबीसी कितना होगा? 25k स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक भी ठीक है। अब मुझे अगर बोला है एडीई और बीसीईडी यानी इसका एरिया निकालना है, अब आप बुद्धि लगाइए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एरिया 9 है और पूरा एरिया 25 है, 25k या 25 है, तो ये 16k होगा। इसका मतलब एरिया बीसीडी कितना होगा? दिस इंप्लाइज, ये दिख रहा है यहाँ पे, आई होप सो दिख रहा हो बेटा, एरिया बीसीईडी कितना होगा? 25k माइनस 9k यानी कि 16k होगा। इसका मतलब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है रेशियो, तो ये हो जाएगा 9k/2, ऐसे लिख देता हूं इसी के सामने, 9k/16k। तो आंसर आ जाएगा 9/16। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे चलेंगे, सुकून से चलेंगे, सुकून से करेंगे और आंसर आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ ABC is an isosceles triangle and D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC, तो हमें सिंपल सा लॉजिक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। जनरली इन तरह के सिचुएशंस में सिमिलैरिटी भी लग पाती है और कभी कभी पाइथागोरस लगता है। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बोला था कि आपको सोचने की प्रक्रिया को लाना पड़ेगा सोच उसमें, वैसे ही इस पर भी करेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं। तो एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि बार आइसोसेलेस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड इक्वल है। तो आपको ये जब डिफॉल्ट अज्यूम करना हो तो हमेशा ये करिएगा कि ए बी और ए सी इक्वल होगी। जनरली एक इस सिचुएशन में ऐसा ही कुछ होता है, अनलेस स्पेसिफाइड नहीं हो तब। स्पेसिफाइड है तो फिर वही लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये सही लग रहा है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी और सी। अब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए बी और ए सी को मैंने अज्यूम कर लिया इक्वल है, क्योंकि और कुछ इसमें अच्छा नहीं लग रहा था करने के लिए। एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, कि एडी जो है वो बीसी को परपेंडिकुलर है। और आपको ये बात पता होगी कि फिर डी मिड पॉइंट हो जाता है। ये मेरा अजम्पशन है। अगेन मैंने अज्यूम किया है कि ए बी और ए सी इक्वल है। हम चाहते तो ए बी और बी सी को इक्वल करके भी कर सकते थे, वो वाला आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि ऐसा क्या चेंज होता है वहां से। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम उसको कहीं से सेपरेट एक क्वेश्चन को ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए हमने ये मान लिया है कि एबीसी ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। पर हमें पता है कि ये ऐसा होता है कि फिर ये परपेंडिकुलर के साथ साथ उसकी बाइसेक्टर भी हो जाती है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि भाई ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो आरएचएस से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल।
और अगर दो ट्रायंगल आरएचएस से इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, इक्वल, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होगा। इसका सीधा मतलब होगा कि डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। स्पीड को कम कर लीजिए यूट्यूब पर, देख लीजिए वापस से। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो इक्वल है। आगे पढ़ते हैं, हमें प्रूव कुछ अजीब सा करना है। देखिए अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप दिख रही हैं। सिमिलैरिटी के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि जस्ट अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्रायंगल में, तो फिर वहां से कुछ सोचेंगे आ जाएगा, तो करते हैं। तो यहां से आएगा फर्स्ट ए बी स्क्वायर, ट्रायंगल ए बी डी में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं बेटा, ट्रायंगल ए डी बी में। तो ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बाद में मैं सोचूंगा इसे। जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, तो हम, मेरी आदत है कि हमेशा पहले मैं लिख लेता हूँ सारे राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इक्वेशंस पाइथागोरस वाली, फिर देखता हूँ कि क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट करते जाता हूँ। फिर अलजेब्रा होता है, ठीक है, फिर प्योरली अलजेब्रा होता है। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, और ए सी स्क्वायर आएगा ट्राइंगल ए डी सी में, किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, अब थोड़ा आपको इसको समझना पड़ेगा। ऑप्शन थोड़े अजीब है। ऑप्शंस में लिखा है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही दो टाइप के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। क्या नहीं दिख रहा है, अब ये देखिए, ए सी नहीं दिख रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, और साथ ही साथ याद रखिएगा बी डी सी डी के बराबर है, या है ना। तो फिर ए बी को तो आप रिप्लेस कर लोगे ए सी से, तो यानी कि ये इक्वेशन क्या हो सकती थी, ये हो सकती थी ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए डी तो ए डी ही रहता और सी डी बी डी बन जाता। इसका मतलब ये और ये अलग इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बेसिकली वो इस ट्रायंगल को, पाइथागोरस को लिखना या ना लिखना व्यर्थ है। इसका मतलब इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो ये नलिफाई हो जाती है। हमें इसी एक इक्वेशन के अंदर ही चेंजेस करके इस तरह के स्ट्रक्चर को देना पड़ेगा। तो चलिए, यानी कि प्लस वाले ऑप्शन तो चले गए, मेरे ख्याल से प्लस वाले ऑप्शन तो चले गए, अब माइनस वाले ऑप्शन में ही कुछ होगा। तो पहले इसको लिखिए, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। वाई, मेरे पास अनलिमिटेड स्पेस नहीं है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। सही है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी डी, और बस एक बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी, और बन गया, या डी सी, कुछ भी लिख दीजिए, बात तो वही है, डी सी सी डी सब एक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन कितना इजी था, क्वेश्चन वाकई बहुत इजी था, क्योंकि आपको बस यही तो, इसी को तो चेंज करना था। लेकिन मैं आपको बार बार क्यों ऐसे पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को हर बार जब आप देखेंगे तो अप्रोच कैसे करेंगे। अगर आपने वो अप्रोच ही नहीं पकड़ पाए तो फिर आपको ज्योमेट्री हमेशा कठिन लगेगी। क्योंकि अब यही होता है ना, अभी क्या होता, मैं ये क्वेश्चन सेम ऐसे करता, रट के आता और ऐसे करके लिख देता, आपको लगता अच्छा ठीक है ऐसे होता होगा, पर आप उस थॉट प्रोसेस को नहीं पकड़ पाते और फिर ज्योमेट्री कभी समझ ही नहीं पाते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज्योमेट्री में। फिर तो आप सोचिए कि मैं कैसे सोचता हूं, मेरा प्रोसेस चेंज नहीं होता, पता है, क्वेश्चन के हिसाब से प्रोसेस चेंज नहीं होता, मेरा प्रोसेस सेम है, उसको मैं फॉलो करता रहता हूं। जहां मुझे लगता है कि क्यों कोई चीज नहीं हो सकती, उसको जस्टिफाई करता हूं मैथमेटिकली, और आके वापस उसको रखता हूं और फिर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालता हूं। ज्योमेट्री में यही अप्रोच सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इससे आपको सारे संभावनाओं के बारे में ज्ञान होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो आपको करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल है, 2 बार राइट वर्ड आ गया। ठीक है, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है ए पे, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी को।
ठीक है, डायग्राम बनाने बेटा, मैंने बोला ना मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जिसमें डायग्राम नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, तो जो दिक्कत है वो दूर करेंगे। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है ए पे। अब बी और सी कहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडी जो है वो बीसी को परपेंडिकुलर है, एडी जो है वो बीसी को परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है वहां पे। तो बीडी अपॉन डीसी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये अपॉन ये किसके बराबर होगा। अप्रोच सुनिए, थेल्स थ्योरम ना, पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी जो बन नहीं सकती, हटाते हैं उसको। सिमिलैरिटी, क्या दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल कितने 90 डिग्री दिख रहे हैं, एक 90 यहां फंसा, एक 90 यहां फंसा और एक 90 यहां फंसा है, सिमिलैरिटी के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। पाइथागोरस, कुछ स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म तो है नहीं ऐसे कि कोई अलजेब्राइक इक्वेशन लिखी हो। पाइथागोरस मैक्सिमम वहां लिख जाता है जहां पर, देखिए पाइथागोरस है क्या, एक एक्स्ट्रा केस है सिमिलैरिटी का, वो सिमिलैरिटी से ही जन्मा है ना। तो अगर आपको सिमिलैरिटी का ही यूज करते हैं ना उसको प्रूव करने के लिए पाइथागोरस में भी, तो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपको पाइथागोरस दिख रहा है तो इसका मतलब ज्यादातर चांसेस हैं कि फिर एक इक्वेशन दिखती है अलजेब्राइक, जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कुछ लिखा होगा तो पाइथागोरस लगने लग जाता है। अभी के लिए सिमिलैरिटी इज अ वैलिड चांस, उसको ही लगा के ट्राई करेंगे। तो हमारी अप्रोच रहेगी कि कोशिश करते हैं कितने राइट एंगल ट्राइंगल खींच सकते हैं, कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं जो उनको खींचा जा सकता है। पहला एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो है एडीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एडीबी और एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। अब यही तीन ट्राइंगल के आसपास में कुछ होगा। अब इसको कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ये जो भी करना है ये बात की बात है, वहां पे फोकस मत करिए, सुनिए मेरी बात को। इसको जरा 30 डिग्री ले लीजिए, ले लिया आपने 30 डिग्री, तो ये कितना होगा बेटा 60, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, इसको 30 लेते हैं, ये हो जाएगा 60, 30 60। अगर ये 30 है, ये पूरा 90 था क्योंकि ये बोला था ना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 30 डिग्री है बेटा तो ये 60 हो जाएगा। चांस तो है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि ये 60 है, यहां भी 60 है, ये 90 है और इधर भी 90 है, तो ये ट्राइंगल तो सिमिलर हो सकते हैं। और बड़े वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर बनाया जा सकता है। एक्चुअली जब पाइथागोरस थ्योरम का करते हैं तो कुछ उसमें भी ऐसी सिचुएशन होती है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम दो ट्राइंगल पकड़ते हैं एडीसी, और हम उसे सिमिलर करना चाहते हैं एक ऐसे ट्राइंगल से। अब यहां से आप सीखिए, उसे कहते हैं वर्टेक्स मैचिंग टेक्निक, बड़ी अच्छी टेक्निक है। अगर आपने वर्टेक्स को सही तरीके से मैच करके लिखा है सही ऑर्डर में, तो आपको डायग्राम की फिर जरूरत नहीं पड़ती और आधा से 90% काम तो खत्म हो चुका होता है। तो चलिए देखिए, मुझे पता है, देखिए ये कैसे किया जाता है, इसे अजम्पशन से कैसे किया जाता है। मैंने इसे अज्यूम किया ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया बेटा 60 डिग्री। यहां भी क्या था, ये 30 था, ये 90 था, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये भी 90 था। अब आप आइए, ट्राइंगल एडीसी और एडीबी को आप देख रहे हो। ट्राइंगल एडीसी में ए कितना डिग्री है 60, एडी सॉरी 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 एडीसी में ए कितना है 30 डिग्री है, ए कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो एडीबी में कौन 30 डिग्री है, एडीबी में ये 30 डिग्री होगा, सही बात है। तो यानी कि एडीबी में बी 30 डिग्री है, एडीसी में डी कितना है 90 डिग्री है, और यहां पे भी डी कितना है 90 डिग्री है। एडीसी में सी कितना है 60 डिग्री है, और एडीबी में ए कितना है 60 डिग्री है, एडीबी में ए 60 डिग्री है। इसका मतलब ए वाला वर्टेक्स सी वाले वर्टेक्स से मैच हो रहा है, यहां का ए वर्टेक्स बी वाले वर्टेक्स से मैच हो रहा है। इसका मतलब जब मैं ए लिख रहा हूं तब मुझे बी लिखना पड़ेगा, और यहां मुझे एडीबी का ए लिखना पड़ेगा, तो यानी वो बन जाएगा बीडीए, एडीसी और बीडीए, क्योंकि ए वाला 30 डिग्री है और इसमें बी 30 डिग्री है, देखा आपने। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने 30 और इससे कर दिया, आपको कैसे पता लगेगा, ये कैसे करेंगे, हमें एक्स से करना होता है। तो चलिए मैं इसको आपको एक्स से भी करके दिखाता हूं। आपने ये तो समझ लिया
समझाता हूँ मैं ऐसे, यूं हमेशा कांस्टेंट से समझिए, बड़ा आसान है। अब मैं इसको आपको एक्स से दिखाता हूँ कि प्रॉपर कैसे खुलता, ठीक है, एक मिनट। हर बार 30-60 थोड़ी होंगे, वो तो अजम्पशन था हमारा। अज्यूम करिए कि ये एंगल क्या है, एक्स। ये पहले 30 डिग्री था, आज इसको मानते हैं एक्स। तो अगर ये एक्स है तो एंगल डी ए बी कितना होगा, 90 माइनस एक्स। अगर एंगल डी ए सी एक्स है तो डी ए बी कितना होगा बेटा, 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। सही है, ये 90 माइनस एक्स है और ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है और ये 90 है, तो ये तीनों का सम 180 होना चाहिए, होना चाहिए। यानी कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये भगवान कुछ कट नहीं रहा हो, सही है। तो ए डी बी कितना है, 90 डिग्री। ए डी ए बी कितना है, 90 माइनस एक्स। और ये कितना है पता ही नहीं, कितना होना चाहिए, 180। अब बस ध्यान से देखिए, 90 90 180, यानी ये 180 और ये भी 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स उधर चला जाएगा, तो एंगल ए बी डी कितना आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। यानी ये भी कितना आ गया, एक्स आ गया। हो गया, ये भी 30 था, ये भी 30 आया था। तो अब यहां से देख लीजिए, ट्राइंगल एडीसी में एंगल एडीसी कितना है बेटा, एंगल बीडीए के बराबर है। क्यों, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि एडी ऑल्टीट्यूड है, ये लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर है या ऑल्टीट्यूड है, जो बोलिए। अच्छा, और दूसरा क्या आया कि एंगल हमारे पास x किसको माना था हमने, तो डी ए सी जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है एंगल ए बी डी के, दोनों x हैं, फ्रॉम 1, इसको 1 लिख दीजिए और इसको यहां दिखा दीजिए। अब तो सही कर दिया टीचर ने, गलत नहीं पढ़ाता हूं मैं। पहले मैंने 30-60 लेके समझाया क्योंकि आसान है, दिमाग प्रोसेस करता है उसको तेजी से, कांस्टेंट को दिमाग प्रोसेस करता है, एक्स को प्रोसेस नहीं करता। पर मैंने एक्स पे ले जाके उसको प्रूव कर दिया और अब यूज कर लिया। सिंपल लॉजिक, अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे। नामकरण सही करने का फायदा यही होता है कि प्रूव करना बड़ा सरल और जल्दी हो जाता है। ट्रायंगल बीडीए के सिमिलर होंगे, और अगर ऐसा है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। ये कौन सा है, ए है। इसका मतलब BD अपॉन DC, तो देखिए इसके टुकड़े में BD आता है और इसके टुकड़े में DC आता है, मिल गया। अब ये AB और AC के बारे में बात हो रही है, यानी कि पहले और आखिरी के बारे में बात हो रही है, और इधर भी पहले और आखिरी के बारे में बात हो रही है। यही खेल है बेटा, यही सीख के जाओगे यहां से कि यहां दो टुकड़े हैं और यहां पहला आखिरी वाला टुकड़ा है, वही नाम है जो ऑप्शन में है ना। तो चलो करते हैं। तो पहला इसका और आखिरी अक्षर, इसका पहला और आखिरी। एक बात बताओ, मैं BA बोलूं या AB बोलूं, साइड लेंथ थोड़ी बदल जाती है, एंगल बदल सकता है पर साइड लेंथ थोड़ी बदल जाती है। तो साइड लेंथ में BA लिख देता हूं, मैं AB लिख देता हूं। इसके आखिरी के दो अक्षर, इसके आखिरी के दो अक्षर, ठीक है। नहीं 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 नहीं, चलो करना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड बेटा बस, ADC और BDA, ADC और BDA, ठीक है। तो इसके आखिरी के दो अक्षर, इसके भी आखिरी के दो अक्षर होंगे, इसके पहले दो अक्षर और इसके, ये भी AD हो गया यानी कि, ठीक है, और इसके भी पहले दो अक्षर BD हो गया। सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसके दो अक्षर, इसके दो अक्षर, AD BD एक रेशियो होगा, इसके दो अक्षर, इसके दो अक्षर, DC DA, DA को मैंने AD लिख लिया, इसका पहला आखिरी अक्षर, इसका पहला आखिरी अक्षर, BA को मैंने AB लिख लिया। तीनों का रेशियो क्या होगा, साइड का इक्वल होगा, यही कहता है वो। अब मुझे डायग्राम नहीं देखना है क्योंकि मैंने यहां मेहनत कर ली है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, BD अपॉन DC, कहां मिल रहा है BD अपॉन DC, यहां और यहां से मिल जाएगा, ठीक है। BD अपॉन DC मिल जाएगा, नहीं अपॉन नहीं मिलेगा, मुझे अपॉन चाहिए ना। ये तो फंस जाएंगे हम। तो इस सिचुएशन में BD अपॉन DC जो है वो अभी आ नहीं रहा है। अच्छा,
तो फिर एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं बी डी इंटू डी सी, और वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। और ये क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए सी, ये तो सही है, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी या फिर ए सी अपॉन ए बी, तो ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, सुनो, बी डी इंटू डी सी लिख लेते हैं अभी। बी डी इंटू डी सी क्या लिखा हो जाएगा, वो ए डी स्क्वायर हो जाएगा, सही है, इस वाले से, ठीक है यहां तक। अच्छा, ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन ए बी बराबर होगा डी सी अपॉन ए डी के। ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, डी सी अपॉन ए डी के। अच्छा, तो अगर हम इस डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर अपॉन बी डी लिख सकते हैं बेटा। यहां समझो, ये वाले इसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है, समझो इस बात को। मुझे पता है कि मुझे डीसी नहीं चाहिए, क्योंकि डीसी नहीं लिखा कहीं भी, यहां लिखा है, लेकिन अभी डीसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो अभी मैं डीसी की जगह क्या लिख सकता हूं, या मैं एडी को रिप्लेस कर देता हूं। एडी नहीं चाहिए मुझे, एडी एक में आता है लेकिन अभी नहीं चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, एक सेकेंड, मैं ये कर देता हूं, मैं ए डी स्क्वायर बी डी इंटू डी सी है, तो मैं ये लिख लेता हूं ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी, और मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, इधर भी स्क्वायर कर देता हूं। तो ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ठीक है। और मैं ए डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी सी स्क्वायर अपॉन बी डी इंटू डी सी, सही है। तो एक डीसी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब डीसी अपॉन बी डी आएगा, इसका मतलब आ गया, देखा आ गया। एक सेकेंड बस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हाँ। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ध्यान से देखो, ये आ गया डीसी अपॉन बी डी के बराबर, लेकिन हमें तो बी डी अपॉन डी सी दे रखा था, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो मिस हो रही है चीजें उसको समझो। मुझे यहां से तीनों साइड का रेशियो मिल गया, ये तो बिल्कुल सबको क्लैरिटी है कि मैंने कैसे निकाला, दो इसके टुकड़े, दो इसके टुकड़े, दो इसके टुकड़े, दो इसके टुकड़े, पहला आखिरी, पहला आखिरी, बस। फिर मैंने लिख लिया कि भाई यहां पे मुझे डायरेक्टली रेशियो नहीं मिल रहा था, ये बड़ी पीड़ा हो गई। तो जनरली मिल जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तभी नहीं मिल रहा था। तो इसमें क्या किया, मैंने लिख लिया ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी लिख दिया ए डी स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, मुझे पता था ए सी अपॉन ए बी वे बी तो आएगा ही, कहीं ना कहीं है, यहां भी है, कोई बात नहीं है, पर ये तो श्योरिटी थी। तो मैंने लिखा ए सी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन ए डी, और इसका दोनों साइड का कर दिया स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे ए डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट दिख रहा था, एक प्रोडक्ट दिख रहा था, ठीक है। तो जब मैंने ए डी स्क्वायर को रिप्लेस किया, तो रिप्लेस किया बी डी इंटू डी सी से, कर दिया, इससे एक डी सी कट गया और डी सी अपॉन बी डी आ गया, और वो डी सी अपॉन बी डी को मैंने वापस से क्या कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बी डी अपॉन डी सी पूछा था, बस यहां रेसिप्रोकल किया तो यहां भी रेसिप्रोकल कर दिया और आंसर मैच कर गया, ठीक है। तो अब समझे, वहां पे जो ये थोड़ा सा मेरा वो हौच पौच हो गया हल्का सा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं उस समय सोच रहा था कि क्या कैसे किया जा सकता है, पर आपको रास्ता मिल गया होगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन वाकई अच्छा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या हो रहा है, वो बोल रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी ए ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। अब की बार ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। करते हैं, तो अज्यूम करते हैं कि ई जो एक पॉइंट है वो है ए बी सी के इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड पे, ठीक है, इसको अज्यूम कर लीजिएगा इक्विलेटरल है। ठीक है, तो एबीसी कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ई जो पॉइंट है वो सीए पे है इस तरीके से कि बीई जो है वो सीए को परपेंडिकुलर है, तो फिर ई मिड पॉइंट हो जाएगा। आप फिर से प्रूव कर सकते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बीई जो है वो परपेंडिकुलर है सीए को, और ऑब्वियसली देखिए फिर सुनिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये
साइड भी कॉमन है और ये 90 है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक कॉमन साइड है और 90 डिग्री है। तो RHS से फिर से ये ट्राइंगल दोनों कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी CP/CT से। ये सारी बातें बहुत पुरानी है, नई बात तो है सिमिलैरिटी या पाइथागोरस। तो सच दैट BE इज परपेंडिकुलर टू CA हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, यहां बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम इज बेटर बिकॉज 3 साइड के स्क्वायर का सम हो रहा है। सिमिलैरिटी का यहाँ पे ज्यादा कोई यूज होगा नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पाइथागोरस पे वही लग रही है। पर ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, फिर से लिख लीजिए। तो एक दिख रहा है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ABE और एक दिख रहा है BCE। ठीक है, तो पहले ABE पे लगाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। ट्राइंगल ABE पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AE पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके हाइपोटेन्यूज AB हो जाएगी। तो AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के। सही है यहाँ तक। तो AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के। अच्छा, अभी कुछ ज्यादा और कुछ मत सोचिए, दूसरे ट्रायंगल पे भी लगा दीजिए, फिर सोचेंगे। ठीक है बेटा, तो BCE पे लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब की बार BC हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो BC स्क्वायर, अगेन मैंने पहले भी कहा था कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो फिर से वही वहां रास्ते पे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सेम सिचुएशन लौट आ सकती है। एक काम कर रहा हूं मैं थोड़ा आसान करने के लिए लाइफ को, और वो ये काम है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि AB जो साइड है वो 2x है। x क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि AC भी 2x है और उसकी हाफ AE है, तो फिर x/2 कौन करेगा, समझ रहे हैं, इसे कहते हैं, मैं हमेशा अलजेब्रा डाल देता हूं इसमें, बहुत आसान हो जाता है अलजेब्रा लगाने के बाद और बहुत सुकून मिलता है। देखिए, आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो करते हैं। तो हम लेंगे AB स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का हो सकता है कहीं यूज हो इसलिए रख लिया है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बेटा, AB क्या अज्यूम किया हमने 2x, BC भी कितनी हो जाएगी 2x, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और CA भी कितनी हो जाएगी 2x, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सही है, ऐसा करने की वजह से ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 4 4 4 8 4 12, 12x स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, BE BE BE। अरे BE निकाल लेते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो BE क्या होगा, यहां से निकाल लीजिए BE। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं अब। ठीक, AB कितना है 2x का होल स्क्वायर, AE कितना है x का स्क्वायर। ये x कैसे प्रूव कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, पहले बोल चुका हूं, सुनिए ध्यान से। BE निकाल ले रहे हैं, वैसे BE आपको भी पता है लेकिन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर। आराम से चलिए, सुकून से देखिए क्वेश्चन को कैसे खत्म हो रहा है अलजेब्रा से। आप अलजेब्रा से खत्म होते हुए देख रहे हैं, ये देखिए आप बस, और कितना आसान हो रहा है ये देखिए आप। BE स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3x स्क्वायर के, तो बेसिकली ये 12 है, तो क्या मैं इसको 4 टाइम्स 3x स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 4 3 12 होता है। और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो 3x स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं BE स्क्वायर से, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए बेटा, और एक भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था, हर बार डायग्राम बनाया है, हर बार डायग्राम के साथ कुछ नया सिखाया है, यही सीख के जाओगे यहाँ से, यही सिखाने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या हो रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया गया है, फिर से अब की बार AB और AC 25 है, BC दे रखी है, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC गिरा हमें निकालनी है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन वो प्रूफ का बेस्ड क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा साइड फाइंडिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इसलिए मुझे रखने पड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, और कोई वो नहीं है, रीजन नहीं है, नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और अब की बार का तो आइडिया नहीं है कैसा पेपर होगा, तो इसलिए ज़्यादा वैसे नहीं क्वेश्चन डाल सकता, है ना। तो इफ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, अगर AB AC के बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं है, और ऑल्टीट्यूड है A से BC पर, तो ये आपको एकदम रटा दी गई है, इस कॉन्सेप्ट को तो आपने एकदम अच्छे से पकड़ लिया होगा कि अब तक, कि अगर ऑल्टीट्यूड है तो वो बाइसेक्ट करती है ना।
बता दिया मैंने इसको कई बार आपको, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। तो ए बी ए सी सब पता है, हमें पता करना है ए डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता करनी है। आपको ए बी की वैल्यू पता है 25 है, ये भी 25 है, बी सी 14 है। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा, इसलिए मैंने ले लिया बस समझाने के लिए। तो अगर ये बी सी 14 है तो ये 7 और 7 होगा। क्यों? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि आरएचएस थ्योरम होल्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये दोनों के पास 90 डिग्री है, राइट एंगल है, दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम है और दोनों की एक साइड इक्वल है, जो कि कॉमन साइड भी है। इसी वजह से दोनों का ये जो साइड है ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर टोटल 14 था तो ये 7 7 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के, और ये सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, थोड़ा शिफ्टिंग कर दी है। तो ये 25 स्क्वायर हो गया 625 और ये हो गया 49। तो 15 से 9 गया 6 और 11 से 4 गया 7, 576 आपको पता है 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए? इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था, बस ये क्वेश्चन था लिस्ट में तो इसलिए कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ये कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, क्योंकि ये आई गेस तो प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ भी कर देंगे, और इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए कर दिया जाएगा। चलिए, ए ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ को। बेसिकली आपको पेरीमीटर का रेशियो पता होना चाहिए कि वो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, और वहां से आप पेरीमीटर निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको एबीसी और डीईएफ के 4 साइड्स के बारे में ज्ञान दे दिया गया है, और ये बोला गया है कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये प्रूव हटा दिया गया 2020 के सिलेबस से, लेकिन कहने का मतलब है कि उनकी साइड का जो रेशियो होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इसके 2 अक्षर, इसके 2 अक्षर, इसके दो अक्षर, और पहला आखिरी अक्षर और पहला आखिरी अक्षर, अगर हम ये लिखें यानी ये साइड्स बन जाती है। इनका रेशियो जो होता है वो उनके पेरीमीटर के भी रेशियो के इक्वल होता है। साथ ही साथ बेटा मुझे ये बताना था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है, मुझे पता है इजी क्वेश्चन है। साथ ही साथ वो उनके मीडियन के रेशियो के इक्वल भी होता है, साथ ही साथ वो उनके ऑल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल भी होता है। ये सब कुछ इक्वल होता है, इसका प्रूफ हटा दिया गया आई गेस, तो इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। वैसे मैं बता दूंगा, ये मेरे पुराने वीडियोस में मैंने किया भी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें 7 टर्म होते हैं इस तरह से, 6 या 7 टर्म, और वो सारे मैंने लिखे थे। तो 3 4 5 6 एक और होता है, तो वो सारे टर्म एंगल बाइसेक्टर, हाँ याद आ गया, एंगल बाइसेक्टर। ये सब मैंने सारे एक साथ इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, प्रॉपर प्रूफ है। लेकिन इन सब का यूज करके कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इजी होते हैं, 1-2 नंबर में ही आएंगे, और वो इस तरीके से आ जाते हैं, इसलिए इसको कर दे रहा हूं। तो अब की बार हुआ क्या कि हमें डीई तो बता दिया, ईएफ भी बता दिया, डीएफ भी बता दिया, बीसी भी बता दिया, तो 2 गायब कर दिए। अरे तो हम अक्लमंद है ना, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है किसी भी ट्राइंगल का तो हम पता कर लेंगे, हमें एबीसी का पेरीमीटर निकालना है, तो बेसिकली हमें एबी पता करना है और एसी पता करना है, यही तो पता करना है। तो ठीक है, पहले ये ले लीजिए, इस साइड में देखिए 3 डॉट है, मतलब हम तीनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, और एक स्टार है, मतलब ये अननोन है। निकाल लेते हैं, इस साइड के रेशियो से डी एबी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है बेटा। थोड़ा मेहनत का काम है ये, हल्का सा, एकदम डायरेक्ट नहीं आ रहा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एबी की वैल्यू आ जाएगी 6। एबी आ गया। अब यहां से इसकी मदद से एसी निकाल लीजिए। फिर से 3 डॉट है, 3 पता है और 1 पता नहीं है। तो बीसी कितना वैल्यू है 4, ईएफ कितनी है 2, एसी कितना है पता नहीं, वही तो पता करना है, और डीएफ कितना है 2.5। तो एसी की वैल्यू जो है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको एसी पता है और एबी पता है, और आपको एसी पता है, एबी पता है, बीसी कितना दे रखा है, एंड बीसी इज नोन, कितना है बीसी 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा तीनों साइड का सम। तो 6 + 5 + 4 यानी कि 15 सेंटीमीटर।
देखिए ये क्वेश्चन इजी था, मुझे बस ये वाली बात बोलने के लिए कोई क्वेश्चन चाहिए था, इजी था। अब आपको अगर ये बोला जाए कि डी ई एफ का पेरीमीटर क्या होगा, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि तीनों साइड गिवन है। लेट सपोज कि पेरीमीटर दे दिया था, वेरिएशन समझ लीजिए इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं पेरीमीटर दे दिया होता और कोई साइड पूछ रहा होता तो भी निकल जाता, तो आपको ये पता होना चाहिए था। मान लेते हैं कि दो रो का पेरीमीटर दे देता और एक साइड दे देता इसकी और बोलता कि दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड निकाल दो, तो निकाल लेते हैं एसी की साइड इस रेशियो की मदद से, ठीक है, प्रोपोर्शन की मदद से बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं है और बहुत अच्छी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें कि AB और AC इक्वल है, मतलब वो आइसोसेलेस है। प्रूव करना है डी इज अ पॉइंट है उस पे AC पे और ये गिवन है। प्रूव करना है कि BD और BC की वैल्यू इक्वल है। अब की बार D जो है वो एक पॉइंट है, अभी तक क्या हो रहा था कि वो एक परपेंडिकुलर पॉइंट था तो वो बाइसेक्टर भी हो जाता था, स्पेशल केस हो जाते थे। अब की बार ऐसा नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक ट्राइंगल ABC जो कि AB और AC इक्वल है, यानी आइसोसेलेस है। याद रखिएगा बस आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल दिख भी रहा हो तो नहीं है, ठीक है। और D कोई भी पॉइंट है AC पर, तो D कहीं भी है, AC पर है वो भी, अब की बार BC पे भी नहीं है, और अच्छी बात है। तो मान लेते हैं D कहीं यहां पर है, ठीक है बेटा, यहां पे कहीं ले लेते हैं D को, पता नहीं कहां पे है पर यहीं कहीं पे है, ठीक है। तो D जो है एक पॉइंट है, कहां पर है बेटा, AC पर है, ठीक है। इस तरीके से कि BC स्क्वायर जो है AC अपॉन AC इंटू CD के बराबर है। इसका यूज करना है, बाद में बताता हूं कैसे, सुनिए बात ध्यान से। तो BC स्क्वायर जो है वो AC इंटू CD है। प्रूव करना है BD और DC इक्वल है, BD और BC इक्वल है, BD और BC इक्वल है। अच्छा, ये हमसे बोलना चाह रहा है कि इस बार प्रूव कर दो कि ये और ये लेंथ इक्वल है, मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है अंदर भी, ठीक है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बन सकता है, बिल्कुल दिख भी रहा है, लग भी रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या रास्ता होगा, रास्ते सोचिए फिर क्वेश्चन करेंगे। थेल्स थ्योरम, आई गेस अगर थेल्स थ्योरम हम करते हैं तो हमारे पास एक इशू आएगा और वो ये रहेगा कि दो पैरेलल लाइन नहीं है, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं। सिमिलैरिटी, क्या एंगल इक्वल है, देखिए साइड्स तो इक्वल हैं, तो पर एंगल इक्वल कैसे होंगे, ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल है, इतना तो नॉलेज है। पर वहां से हमें ये प्रूव करना है कि सिमिलैरिटी, राइट एंगल ट्रायंगल का केस नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम तो वहीं नलिफाई हो चुका है। तो हमें सिमिलैरिटी या थेल्स थ्योरम में चुनाव करना पड़ेगा, और थेल्स थ्योरम हो सकता है, सिमिलैरिटी भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई यूज होगा। इसको आप सोचिए अभी थोड़ा सा, आप आइए आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें एक वेरिएशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। हम इसे लिख सकते हैं BC टाइम्स BC, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो BC स्क्वायर है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी दो साइड का प्रोडक्ट है तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे BC बाई AC इज इक्वल टू CD बाई BC। यहां से दिमाग एकदम एक्टिव करिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है। काश ये दो साइड जो है ये किसी ट्रायंगल के अंदर पैक हो रही हो, किसी दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में पैक हो रही है, और एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो उनके अंदर है वो इक्वल हो जाए, तो सिमिलैरिटी लग जाएगी, SAS। अब मेरा दिमाग यहां से सोचने लगा, क्या SAS लग सकता है, आपका दिमाग भी ऐसे ही सोचना चाहिए, क्या SAS लग सकता है। तो अगर ये एक ट्राइंगल होता तो ये करस्पॉन्डिंगली उनकी साइड्स होती, यानी दो साइड होती, एक ट्राइंगल की साइड में BC होता और एक ट्राइंगल, आपको पता है ना, एक में AC होता, BC भी होता उसमें, इसमें BC और CD होता। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखते हो ना, पहले की ट्राइंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू पहले ट्राइंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड, यही तो कहते आए हैं ना, बिल्कुल सही। तो यहां BC और CD होता, तो एक ट्राइंगल बन रहा है BCD का। देखिए ऑर्डर है वर्टेक्स मैचिंग टेक्निक में, वो बाद में आएगा, उसको सोचेंगे बाद में। अभी के लिए मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जो BCD का है और एक ट्राइंगल बन रहा है ABC का। अच्छा, तो हमें यह कहना चाह रहे हो कि ABC और BCD सिमिलर है, ऐसा हो सकता है क्या, आई गेस हो सकता है। अब सोचिए कैसे, क्योंकि इनके बीच में एक पैकिंग एंगल है, एक कॉमन एंगल है, और वो ये रहा।
क्योंकि BCD में भी C है और ABC में भी C है, तो C तो कॉमन एंगल है, यानी अब मैं वर्टेक्स मैचिंग टेक्निक कर सकता हूं। तो मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं बेटा, BCD को, और मैं इसके वर्टेक्स से इसके वर्टेक्स को मैच करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, सुकून से सुनो, मस्त चाय वाय ले लो और चाय पीते हुए आराम से सुनो। टीवी तो देखने आए हो, पेन पेपर की जरूरत थोड़ी होती है। तो ABC में C जो है वो C से मैच कर रहा है। अब B क्या B से मैच कर सकता है? अब बुद्धि लगाओ, नहीं कर सकता, क्योंकि BCD में B इतना छोटा सा है। BCD में B इतना छोटा सा एंगल है और ABC में तो B बहुत बड़ा एंगल है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि ये छोटा एंगल अपने बड़े एंगल के बराबर हो जाए? यूक्लिड का लेमा ही फेल हो जाएगा, यूक्लिड का मतलब जो भी ऑक्सियम्स है। तो इसका मतलब ऑक्सियम बोलना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ये वाला B और ये वाला B मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये B अगर पहले लिखा है तो ये B बाद में होगा और ये पहले होगा। A मैंने वर्टेक्स पे ढूंढ लिए हैं, मुझे बस इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, जो आई गेस हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC अपॉन AC, हाँ, CD अपॉन CB या फिर BC, हाँ, ये तो गिवन है। एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB। सही बात है, BCD इज इक्वल टू एंगल ACB है। दोनों देख लीजिए, कॉमन है, कॉमन एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दो बातों से मैं क्या कह सकता हूं? ऑब्वियसली SAS कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यानी ट्राइंगल BCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। अब ऑप्शन देखिए, प्रूव क्या करना है। अच्छा, प्रूव क्या करना है कि BD और BC इक्वल है। BD और BC इक्वल है, BD और BC इक्वल है। ध्यान रखिए और सुनिए, मुझे पता है AB की वैल्यू AC के बराबर है, ये पता है अभी मुझे, और तो मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी सुनिए इस बात को, BCD और ACB अगर इक्वल हैं तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? अब ये लिखिए, सिमिलर है ना, तो एंगल इक्वल होते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ SAS। ये प्रूव क्यों हुआ? SAS, क्योंकि ये गिवन था और ये हमने दिखा दिया शो करके कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपने अगर सही अक्षर मैच किए हैं तो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल, मुझे बस ये प्रूव करना है बेटा, ध्यान से सुनो इस बात को, मुझे बस ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर एंगल ये x है तो ये भी एंगल क्या है? x है। बस मुझे ये प्रूव करना है, बस सिर्फ मुझे ये प्रूव करना है कि ये भी एंगल x है, तो सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो बस देखिए, अब BCD, एंगल BCD, ठीक है, वो तो दोनों में कॉमन है। यहां पे किसके बराबर है? एंगल ACB के। सही बात है, एंगल ACB के। लेकिन अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये साइड के सामने वाला एंगल और ये साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि ये कंप्लीट एंगल कितना होगा बेटा? x। ये कितना हो गया? x। ये है कौन सा एंगल? ABC है। ये कौन सा एंगल है? ABC है, जो यहां लिखा बैठा है ABC। अगर मैं यहां पे ABC लिखता हूं, तो यहां BDC लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी। तो BDC किसके बराबर हो गया? ABC के। BDC ABC, इसका मतलब एंगल D कितना आ गया? BDC कितना आ गया? X आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल BDC इज सेम एज एंगल ABC इज सेम एज ACB। वाई? बिकॉज जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो AB के सामने कौन सा एंगल है? ACB। AC के सामने कौन सा एंगल है? ABC। तो फ्रॉम वन यू कैन से दैट ABC इज सेम एज ACB। वो मैं X से समझाना चाहता था बस। तो यानी कि ये ACB है, ये BDC है। तो BDC कितना निकल के आ गया? नीला वाला X। वही चाहिए था मुझे, नीला वाला X। तो यहां पे क्या आ गया? X।
इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखिए, ये मिटाता हूं, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, इन ट्रायंगल, यहां पे लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल BCD, BCD में दो एंगल इक्वल है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों x है ना। BDC किसके बराबर है, देखिए BDC किसके बराबर है, ACB के। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके सामने वाली साइड कैसी होगी, इक्वल। सामने वाली साइड कौन सी है, BDC के सामने कौन सी साइड है बेटा, BC, और BCD के सामने कौन सी साइड है, BD। ट्रायंगल मैंने लिख दिया है वरना खेल खराब हो जाएगा। इस ट्रायंगल में ये x है, ये x, इसके सामने कौन सी साइड है, BC, इसके सामने कौन सी साइड है, BD। तो BC बराबर BD हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। रास्ता सीखा, सोच सीखी, टीचर कैसे सोच रहा था, बस वो सीखना था कि मैं कैसे सोच रहा था, उसको कैसे अप्रोच कर रहा था। ठीक है, तो ओह लाइट चली गई, फाइन। तो मुझे लगता है इस पार्ट पे हम रुकते हैं, और मैंने मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन ले लिए हैं। थेल्स थ्योरम के बहुत इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, चलिए एक थेल्स थ्योरम का एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद एंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको डायग्राम दिया है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है, एक फिगर है LMN ट्राइंगल नाम का, और उसमें आपके तीन साइड्स दे रखी हैं, जैसे A दे रखा है LM को, B दे रखा है MP, और NP दे रखा है C, और PQ हमें X जो है पता करना है इन टर्म्स ऑफ AB एंड C। दो एंगल गिवन है इक्वल, जिसमें ये M46 और ये भी 46 है। थेल्स थ्योरम का बहुत ही स्टैंडर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर दो एंगल इक्वल है तो सबसे पहले आपको एक बेसिक 9 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। और मैंने पहले भी कहा था चेन रूल यही है, पहले थेल्स थ्योरम लगा के देखो कि लग जाएगा क्या, आई गेस लग जाएगा। सिमिलैरिटी भी लग सकती है, पहले थेल्स थ्योरम में ट्राई करते हैं, अगर थेल्स थ्योरम से हो गया तो ठीक, नहीं तो सिमिलैरिटी में जाना पड़ेगा। थेल्स थ्योरम से नहीं हो पाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये साइड के बारे में थेल्स थ्योरम कुछ नहीं बोलता, वो पैरेलल साइड्स के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ टुकड़ों के बारे में बात करता है। मजबूर है भाई, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। हो गया, देखो ट्राइंगल LMN लो, ठीक है, और एक ट्राइंगल लो QPN। बहुत बकवास क्वेश्चन है पर करूंगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन में आप मिस कर जाते हो। अभी आपको मैं ये 5, 10, 15 ऐसे दे दूं ना तो सॉल्व कर लोगे। एक्स के टर्म में, एक्स को ABC के टर्म में लिखना है, वहां पे फाइट है। तो 46 और 46 एक एंगल तो इक्वल है, गिवन है 46 डिग्री, और एक एंगल कॉमन है जो मैंने अभी जस्ट डबल लाइन से बनाया, नहीं एन क्यों लिख रहा हूं, LNM, एंगल QNM, ये कॉमन है। किसी भी जब दो ट्राइंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, हाँ वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय डबल ए। ठीक है, तो ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPN। अगर आपने नाम सही से लिखा है, वर्टेक्स मैचिंग टेक्निक है, तो शुरुआत के दो अक्षर यानी LM अपॉन QP, MN अपॉन PN, LN अपॉन QN इक्वल होंगे। अब मुझे क्या पता है, मुझे LM पता है, ओके, और मुझे क्या पता है, MP पता है, MN पता लग जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि MP भी पता है और NP भी पता है। QP मुझे पता करनी है, PN पता है, तो ये पता करनी है X के टर्म में। तो ये वाला रेशियो इज सक्सेसफुल, ये वाले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, LM कितना है बेटा, A अपॉन QP X, MN होगा MP प्लस NP, तो B प्लस C हो जाएगा। यहां लिख के दिखा दो, MN इज MP प्लस NP, तो B प्लस C लिख दो इसको, यहां पे पता रहे टीचर को कैसे आया, और PN जो है वो C है। ठीक है, इजी हो गया अब तो X की वैल्यू क्या आ गई बेटा, AC अपॉन B प्लस C, दिस इज द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। सो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ ट्राइंगल। मैंने एक अच्छे क्वेश्चन एक लेवल तक के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं लिए टू बी ऑनेस्ट, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब मैंने लेवल 3 के भी कुछ क्वेश्चन लिए, लेकिन अभी आई फील तो नॉट जरूरत नहीं है उतनी। अगर मैं इसके लिए आपको एक सजेशन दे रहा हूँ,
आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है जिम्स ऑर्बिट का, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर दीजिए जो भी आपको ट्राइंगल चैप्टर में मुझसे सॉल्व करवाने हैं। वो ट्राइंगल्स के मैं डाउट के एक वीडियो बना दूंगा, वो बेटर है, क्योंकि ट्राइंगल इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं इसमें से कितना भी फिल्टर कर लूँ, मैं कितने भी टाइम तक पढ़ा लूँ, लेकिन अंत नहीं हो सकता इसका। ज्योमेट्री में यही एक पॉइंट है। तो आप एक सिंपल सा प्रोसेस, आप टेलीग्राम वाले चैनल पे जाओ, वहाँ पे अपने इमेजेस जो भी उसके क्वेश्चन किए हैं फोटो पोस्ट कर दो, मैं उस सबको करेक्ट करके एक वीडियो बना दूंगा, वो बेटर है, डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं कितना सॉल्व करूंगा इसमें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।